हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम हिंदी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, वर्ड विचार एवं वर्तनी विवेक। ठीक है, वर्ड विचार व वर्तनी विवेक आज हिंदी का अध्याय पहला है, जेएनवी क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो वर्ड क्या होता है, वर्ड को समझते हैं, वर्ड की परिभाषा को समझते हैं। ठीक है, कि वर्ड होता क्या है, तो वर्ड को समझते हैं और वर्ड की परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, वर्ड होता क्या है। देखिए, वर्ड 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 क्या होता है। वर्ड जैसे कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जाए वह वर्ड कहलाती है। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके हम और क्या नहीं कर सकते, और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा का आधार होता है जिसमें शब्दों की रचना होती है। यानी कि आपके एमसीक्यू कैसे भी बन सकता है कि वर्ड भाषा का आधार होता है। पूछा जा सकता है कि भाषा का आधार किसे कहा जाता है। ऐसे आपके घुमा के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, किसान फसल उगाएगा। किसान फसल उगाएगा, तो किसान फसल उगाएगा। तो जो किसान, जो इसमें इसे तोड़ के लिखा गया है, यानी कि इसके टुकड़े करके लिखे गए हैं किसान के, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ड है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। इसी को हम वर्ड बोलते हैं। फसल उगाएगा, फ अ स अ ल उगाएगा, तो इसी को हम वर्ड कहते हैं। तो आपको वर्ड समझ में आ गया होगा वर्ड क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है, उपयुक्त उपयुक्त वाक्यों में 3 शब्दों से मिलाकर बनाए। यानी कि ये वाक्य हैं जो 3, जहाँ किसान फसल उगाएगा, तीनों शब्द ही 6 वर्डों से मिलके बने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 से बने हैं। कितने वर्डों से, 6 वर्डों से, जिनके टुकड़े किए जा सकें वो वर्ड कहलाते हैं। अब इनके टुकड़े करना संभव नहीं, अब इनके फर्दर और ज़्यादा इनको टुकड़ों में बांटना जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अब देखें वर्णमाला। वर्णमाला को देखते हैं, वर्णमाला क्या होती है। तो देखिए, वर्णमाला पे चलते हैं। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अन्य शब्दों में किसी भाषा में वर्णों के विवृत समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का समूह। जैसे वर्णमाला, जैसे उगाएगा, यहाँ पे आपको दिखाए उगाएगा, तो ये क्या हो गया, पूरी वर्णमाला हो गई। ठीक है, वर्णमाला यानी कोई शब्दों का समूह, शब्दों का, वर्णों का समूह, किसी वर्णों का विवृत समूह, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं ये। ठीक है, अब देखिए वर्णों के भेद। वर्णों के भेद कितने होते हैं, वर्णों के 2 भेद होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। तो स्वर के बारे में पढ़ते हैं, स्वर के बारे में। ठीक है, 2 होते हैं। स्वर के बारे में पढ़ते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा इनके उच्चारण बिना रुकावट से बाहर निकलते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, इन शब्दों में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब देखते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों को तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान से तीनों को पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा, ह्रस्व स्वर। ये कैसा स्वर होता है, ये स्वर कैसा होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। यानी कि इनके उच्चारण में क्या लगता है, बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आ, ई, ऊ, ऋषि, ये आपको याद कर लेने, क्योंकि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है,
उनकी संख्या 7 होती है। तो ये 7 को आपको याद रख लेना है कि ठीक है। फिर आते हैं लुप्त स्वर। लुप्त स्वर कौन से होते हैं? लुप्त स्वर कौन से होती हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए कहते हैं, जैसे ओम नमः हे। ठीक है, किसी को पुकारने के लिए करते हैं, जैसे ओम राम हे, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए, तो फिर हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं देखते हैं। स्वरों की मात्राएं, जब शब्दों की शुरुआत होती है तो उन्हें मूल रूप में लिखा जाता है। व्यंजनों के साथ इनका उपयोग मूल रूप से न करके मात्रा के रूप में किया जाता है। प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग मात्राएं निश्चित होती हैं। इन्हीं मात्राओं से रूप में स्वर व्यंजन से जुड़ते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे कि यार ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट आपको समझ लेनी है। जैसे ये आपकी मात्राएं हैं, जो भी आपकी ये क्या है, ये स्वर हैं आपके, ये मात्राएं। ये स्वर अभी आपको बताए थे, ये सारे स्वर हैं और इनकी ये मात्राएं आपको पता होगी। और उनका उपयोग कैसे कि जैसे ये बताइए, तो आपको सब पता होगा मात्रा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसी में स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, अब मैं व्यंजन क्या होते हैं इस पर चलता हूँ कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से स्वरों की मदद लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन क्या होता है? यानी कि उन जिनका उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, उनके उपयोग करने के लिए उनका मदद लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? मदद लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, ट, फ, अ। जैसे क, तो यहाँ पे क प्लस अ की हमने सहयोग लिया है। ख, तो ख प्लस छोटा अ, यानी सहायता लेनी पड़ रही है। ट इत्यादि, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 इनकी संख्या होती है। आपको ये याद रखना है, इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन यहाँ पे हमें दिखाया गया है व्यंजन के बारे में कि व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हैं। व्यंजनों के भेद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसी पॉइंट से जो है आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको समझने के बाद फिर संयुक्त शब्द अनुसार ये सब है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। उच्चारण के आधार पर यानी कि पहले व्यंजनों को निम्नलिखित आधार पर भेद किया गया है। यानी उच्चारण के आधार पर दिए गए हैं, फिर उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर, ये आपके उच्चारण के आधार पर, फिर ये यहाँ पे आपके श्वास के आधार पर, फिर तीसरा है आपका श्वास के आधार पर। हाँ, दो दो में बांटे गए हैं। ठीक है, श्वास के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए, ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से विभिन्न भागों को छूती हुई स्पर्श कर बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। ये बिल्कुल आपको याद रख लेने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये पाँचों जो है याद रखने हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान आपको ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ही तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ होता है। चा का उच्चारण यानी कि क, ख, ग, ग, च, छ, 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 तो मतलब ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। जैसे ड का बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा। और ध का कौन सा है? दांत। म का कौन सा है? म ओष्ठ का उपयोग। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको याद रख लेने हैं। फिर बात करता हूँ मैं
फिर दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, इनमें यहाँ पे दे रहा है इनमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण यानी कि अक्षर को पंचामत अक्षर कहते हैं। पंचामत यानी कि पा तो पा फा ब म प, तो ये पा ये पांचों को लेके चल रहा है, ठीक है। ता इन पांचों को लेके चल रहा है। इस प्रकार से अंत स्थल व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह से किसी भी भाग को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती और न ही स्वयं के समान स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उन्हें अंत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इसका उच्चारण एवं व्यंजनों के बीच में होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये व्यंजन या र लव, ये य र लव आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ये य र लव व्यंजन, ठीक है। य र लव व्यंजन आप इन चारों को याद रख लेना। यर लव ये व्यंजन होते हैं जिनका उपयोग करते हैं, ठीक है। यर लव, ठीक है। यर लव यर लव यर लव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यर लव, ठीक है। यहाँ पे देखिए वा को दंतुष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा दंतुष्ट व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दांत और ओष्ठ का स्पर्श परस्पर स्पर्श होता है, यानी कि इसमें दांत और ओठ का भी होता है, इसीलिए हम इसे दंतोष्ट व्यंजन के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं हम उष्मा व्यंजन। चलिए उष्मा व्यंजन को देखते हैं। उष्मा व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से रगड़ खाकर उष्मा गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें उष्मा व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये व्यंजन तो सा ये चारों आपको याद रखनी है। सीधी बात ये है कि ये आपको चारों याद रख लेने हैं। आपको एमसीक्यू में पूछेगा कि उसमें व्यंजन में से कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको चारों याद स जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उच्चारण करते समय जो हवा होती है मुंह से रगड़ खा के उष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, श्वास के आधार पर बांटे गए हैं। श्वास के आधार पर बांटे गए हैं तो पहला है हमारा अल्प प्राण, फिर होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण में क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास कम निकलती है, श्वास वायु कम निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है का ख ग ड, यानी कि अभी जो का ख ग ड जो उसमें से पहला हीरा, तीसरा हीरा, पांचवा हीरा। छ में छ ज और ड, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। और महाप्राण की बात करें, महाप्राण जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। जैसे यानी यहाँ पे क्या, दूसरा और चौथा, पहला था, पहला, तीसरा और पांचवा, यहाँ पे दूसरा और चौथा। तो ख दूसरा आ गया और क ख ग ड, तो इसमें चौथा आ गया, फिर ड वो महा अल्प प्राण में आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।